नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेबिलिटी, अर्बनाइजेशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। तो आज हम ये 4 टॉपिक करने वाले हैं और ये चारों टॉपिक 2019 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो यहाँ से हम हाईलाइटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर भी हम ले लेते हैं, जिससे कि काम करने में आसानी रहे। तो हम यहाँ से इसका कलर भी ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका है बायो और दूसरा है डिग्रेडेशन। तो ऐसे बायोलॉजिकल मटेरियल जिनका कि डिग्रेडेशन हो जाता है उसी को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है और इसमें आपको क्या लिखना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए बायोडिग्रेडेशन क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बायोडिग्रेडेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो बायोडिग्रेडेशन जो है ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है और बायोडिग्रेडेशन हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोडिग्रेडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। इट इज़ द डीकम्पोजिशन आर डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमारा बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनसे कुछ खास तरह के एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि हमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक होता है उसका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। यानी कि जो हमारा प्लास्टिक है उस पर बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो भी उनका एंजाइम्स है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है या फिर डीके नहीं कर पाता है। और इसीलिए जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए डैमेज करता है और ठीक नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए सेंट्रल रोल इन द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। तो जो हमारा बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारा बायोडिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो बायोडिग्रेडेबल इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो इस समय कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के अंदर उसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है और वो पॉल्यूशन कॉज करता है। अब उसके बाद देखते हैं कि बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस इज मेनली 2 टाइप। तो जो हमारा बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा है एनएरोबिक। तो जो हमारा एरोबिक है इसके अंदर बायोडिग्रेडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी को हम एरोबिक बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिग्रेडेशन इन अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर बायोडिग्रेडेशन जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है यानी कि अब्सेंट में हो रहा है तो उसको हम एनएरोबिक बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम स्लाइड में आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन। तो होता क्या है कि जो भी हमारे घरों से कूड़ा निकलता है उसको हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारा ड्राई निकलता है, ड्राई वेस्ट निकलता है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद जो हमारा वेट यानी कि जो हमारा गीला वेस्ट निकलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेबल्स है, इसके अलावा फ्रूट्स है, और जो भी हमारा लेफ़्ट ओवर फूड होता है यानी कि बचा हुआ खाना होता है वो सभी हमारा वेट वाले में जाता है। और यहाँ पे जो भी प्लास्टिक है इनका रिसाइकल कर दिया जाता है। तो देखिए जो हमारा ये वेट वाला वेस्ट है, ये वेट वाला है, ये हमारा जो है ये बायोडिग्रेडेबल है और ये दोनों बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन आपका जो पेपर है ये आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए वेस्ट सेग्रीगेशन चार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वेट वेस्ट है इसमें वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, फूड रिमेन्स, एक्सपायर्ड फूड आइटम, मीट, बोन, एग सेल, फ्लावर, टी बैग एंड कॉफ़ी पाउडर, कोकोनट सेल एंड फाइबर etc।
अब उसके बाद ड्राई वेस्ट की बात करें तो इसमें प्लास्टिक आता है, पेपर आता है, वुड आता है, और सैनिटरी वेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे सारे आइटम्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी की, कि बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है। तो हम बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए ये सारा हमारा फ्रूट्स है और साथ में वेजिटेबल्स है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, डीके हो रहा है, और यही हमारा बायोडिग्रेडेशन है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कैन डिजॉल्व इन द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, पील्स का मतलब क्या होता है, छिलका, एंड लेफ्ट ओवर फूड, वुड्स, फ्रूट्स, etc, एंड on the other side non biodegradable product do not degrade naturally and harmful to ecosystem, जैसे रबर, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेंट्स, etc। तो जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं वो हमारे नेचर के अंदर डिग्रेड नहीं होते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेंट्स। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया बायोडिग्रेडेशन का। अब देखिए बायोडिग्रेडेबिलिटी होती क्या है, तो आपने वहाँ पे पढ़ा है डिग्रेडेशन और यहाँ पे लिखा है एबिलिटी। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है। तो ये एक एबिलिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बायो और यहाँ पे डिग्रेडेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मटेरियल टू बी ब्रोकन डाउन। अब जैसे हमारे पास प्लास्टिक है और हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो होगी हमारे पास वेजिटेबल्स की या फिर फ्रूट्स की, क्योंकि जो हमारा वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, इसका बायोडिग्रेडेशन जल्दी हो जाएगा लेकिन प्लास्टिक का नहीं होगा। तो जो हमारा वेजिटेबल है, फ्रूट है, इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबिलिटी कम होगी। तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड मटेरियल्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, etc बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन नेचर ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट टेक ए सर्टेन टाइम टू बायोडिग्रेडेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा नेचर है इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको बायोडिग्रेडेड होने में कुछ समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ एंड वुड टेक लॉन्गर टाइम टू डिग्रेड कंपैरिजन टू स्टार्च एंड सेलुलोज। तो जो हमारा स्ट्रॉ का मतलब ये होता है भूसा और वुड का मतलब लकड़ी। तो भूसा और जो हमारा लकड़ी है इसको डिग्रेड होने में ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्टार्च एंड सेलुलोज। तो यहाँ से आपको बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अर्बनाइजेशन रेफर्स टू पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जब गाँव से लोग शहरों में आके रहने लगते हैं तो इसी को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया डिक्रीज। तो जब सभी गाँव के लोग शहर में आके रहने लगेंगे तो जो हमारा गाँव है वहाँ की आबादी कम हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री वेयर द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से आके शहर में रह रहे हैं, बस रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन 2020 अप्रॉक्सीमेटली ए थर्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्ड इन सिटीज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2020 के अंदर जो हमारा भारत है, इंडिया है, इसके अंदर 1/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो शहर में आकर रह रही है। द ट्रेंड शो इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन बाई 4% इन द लास्ट डिकेड। तो अगर हम पिछले दशक की बात करें यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक तो 4% के हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है, यानी कि 4% के हिसाब से लोग शहरों के अंदर बढ़ रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट पीपुल हैव द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फाइंड वर्क इन सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो भी गांव के लोग हैं वो खेती को छोड़ रहे हैं और शहरों के अंदर नौकरी या फिर जॉब की तलाश में आ रहे हैं और उसी की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट पीपुल लीव द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फाइंड वर्क इन सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी को छोड़ रहे हैं, और वो सर्विस में आ रहे हैं, यानी कि जॉब्स में आ रहे हैं, नौकरी में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि एग्रीकल्चर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉय हाफ ऑफ द इंडिया वर्क फोर्स टुडे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इंडिया के इकोनॉमी में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और इट एम्प्लॉय हाफ ऑफ इंडिया वर्क फोर्स टुडे। तो जो भी इंडिया के अंदर लेबर है उसका 50% एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। तो यहाँ से आपको अर्बनाइजेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए हम कुछ यहाँ से डायग्राम देख लेते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो भी हमारे इंडिया के बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुजरात, अहमदाबाद, वहाँ पे शहरों की आबादी किस तरह बढ़ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, और साथ में स्लम्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको कि झुग्गी बस्ती कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर कितने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ पर एक ब्रिज है, इस पर इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह स्लम्स की संख्या इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, और ये एक अर्बनाइजेशन का अच्छा सा उदाहरण है। अब चलिए इसके बाद हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई का ये धारावी स्लम है जो कि सबसे बड़ा स्लम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। तो आखिरकार इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा है, तो इसकी मेजर वजह है एक्सपेंशन ऑफ सिटी, यानी कि जो भी शहर है उनका विस्तार हो रहा है, एंड दी माइग्रेशन ऑफ पीपुल, यानी कि जो भी पीपुल हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आर मेड इन हाउसिंग, और इस समय सरकार स्मार्ट सिटीज़ का प्लान, इस समय स्मार्ट सिटीज़ का प्लान चल रहा है। इसके अलावा नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बहुत सारे इस समय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट आर मेड इन हाउसिंग, रोड नेटवर्क, इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज़ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट। तो जो भी हमारा हाउसिंग का स्कीम हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे मेट्रो बनाई जा रही है, वाटर सप्लाई का काम हो गया, पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सभी काम करने के लिए लेबर चाहिए होता है, और लेबर हमेशा गांव से आती है। तो ये भी इसकी मेजर वजह है अर्बनाइजेशन होने की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या दिया गया है। अब देखिए इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी कि अगर अर्बनाइजेशन होता है तो इसका नुकसान क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो इसका नुकसान है ये है स्लम्स एंड इट्स कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से स्लम्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद दूसरे इफेक्ट की बात करें, लैक ऑफ सैनिटेशन। तो इसका मतलब होता है कि साफ़ सफाई ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी आबादी है तो इसमें साफ़ सफाई की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगले एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इलिटरेसी यानी कि ऐसे लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार नहीं होता है, और इसका जो सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है वो है क्राइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राइम इज़ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, वाटर स्कैर्सिटी एंड पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो देखिए जो भी हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पे इस तरह की आबादी बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर पानी की दिक्कत हो गई है, यानी कि पीने को पानी नहीं मिलता। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी, इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी अर्बनाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप इनको अपने क्वेश्चन, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये सब आंसर्स को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेक्शन की, यानी कि ओजोन लेयर का क्षय। तो इसके पहले मैंने ग्रीन हाउस पे वीडियो बना दिया था और आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ से बड़े आराम से कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं इन आवर एटमॉस्फेयर, पॉइंटर कहाँ गया, इन आवर एटमॉस्फेयर 2 टाइप्स ऑफ ओजोन्स आर फाउंड। तो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 2 तरह के ओजोन पाई जाती है। यहाँ से इस हम पॉइंटर को उठा लेते हैं। देखिए जो हमारा ओजोन है इन आवर एटमॉस्फेयर 2 टाइप्स ऑफ ओजोन्स आर फाउंड। तो
जो हमारा एटम स्फीयर है इसके अंदर दो तरह की ओजोन पाई जाती है, जो तो इसमें फर्स्ट वन है वो है बैड ओजोन इन द तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड ओजोन फॉर्मेड इन लोअर एटम स्फीयर। तो जो इसमें बैड ओजोन होता है वो लोअर एटम स्फीयर में बनता है, यानी कि जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और जो हमारा बैड ओजोन है ये हार्म करता है किसको, दैट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड सेकेंड वन इज द गुड ओजोन फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ एटम स्फीयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट एक्ट ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो चलिए पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन आवर एटमॉस्फेयर टू टाइप्स ऑफ ओजोन्स आर फाउंड, फर्स्ट वन इज बैड ओजोन एंड अदर इज गुड ओजोन। तो जो हमारा बैड ओजोन होता है ये ट्रोपोस्फीयर में बनता है, और जो हमारा गुड ओजोन है वो हमारा बनता है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो देखिए जो हमारा बैड ओजोन है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड सेकेंड वन इज गुड ओजोन फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट एक्ट एज शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो जो भी सन है वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये गुड ओजोन इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम पीछे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूवी रेडिएशन आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी यूवी रेडिएशन आता है सन से ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि इंसान के लिए और प्लांट्स एनिमल के लिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA एंड प्रोटीन्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब UV रेज एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स विद इन दिस मॉलिक्यूल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर DNA होता है और साथ में प्रोटीन होता है, तो इनके अंदर कुछ बॉन्ड्स बने होते हैं, और ये बॉन्ड्स क्या करते हैं कि UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो भी बॉन्ड्स होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा DNA है इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा और जो भी हमारी प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ओजोन लेयर डिप्लेक्शन क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब देखिए ये 2019 का केस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन हो गया है। उसके बाद 2020 में ये हमेशा फैलता जा रहा है, और इसकी मेन वजह क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ओजोन बनती कैसे है। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है और इसके ऊपर काम करती है यूवी रेडिएशन। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है और यहाँ भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और इसी तरह ओजोन बन जाता है। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है O3। तो जो हमारा ओजोन है इसका फार्मूला क्या है, वो है O3। तो आप इस रिएक्शन को अपने आंसर बुक में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन कैसे होता है। तो पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हम पहले यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो हमने यहाँ से इसको डिलीट कर लिया है। अब देखिए ओजोन जो हमारी ओजोन लेयर है इसका डिप्लेक्शन कैसे होता है। पहले हम इसको यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओजोन गैस इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ पे गुड ओजोन बनती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ O2, यानी कि ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और इससे हमारी ओजोन बनती है और इसका डिग्रेडेशन भी होता रहता है। लेकिन होता क्या है, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ पे जो हमारी ओजोन बन रही है इसका प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इस समय ये बैलेंस जो है वो ख़त्म हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ द बैलेंस हैज़ बीन डिसरप्टेड ड्यू टू इन्हेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो हमारा ओजोन लेयर है उसको सबसे ज़्यादा खतरा इसी से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से, क्योंकि ये ओजोन लेयर के ये इसको डिप्लेक्ट करती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एयर एंड एयर कंडीशंस। तो जो भी हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है और एयर कंडीशन है, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूवी रेज एक्ट ऑन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड रिलीज क्लोरीन एटम। तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके ऊपर यूवी रेज एक्ट करती है और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्लोरीन एटम रिलीज होता है। अब क्लोरीन एटम डिग्रेड द ओजोन एंड रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो मैं आपको पहले रिएक्शन दिखा देता हूँ और आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या बोला है। तो हम आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिएक्शन दिखा देते हैं। रिएक्शन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे रिएक्शन को देख सकते हैं, ओजोन डिप्लेक्शन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे CFCl3 लिखा हुआ है, इससे CFCl2 बन गया प्लस क्लोरीन बन गया। उसके बाद CFCl2 ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके ऊपर यूवी रेज ने यहाँ पे एक्ट किया, उसके बाद CFCl बन गया प्लस क्लोरीन बन गया। तो यहाँ से हमारा क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल ने क्या किया कि इसने रिएक्शन किया ओजोन के साथ में और जो हमारा ओजोन है उसको कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। अब देखिए यहाँ पे ClO बना हुआ है और यहाँ भी ClO है। अब ये वाला ClO आ गया, यहाँ पे इसने फिर से ओजोन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे फिर से रिएक्शन किया और उसके बाद क्लोरीन एटम में आ गया और उसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है इसका कंजप्शन नहीं होता है, बल्कि ये हमारा कैटालिस्ट का काम करता है और ये हमेशा जो भी हमारा ओजोन है ये इसको कम करता जाता है। तो ये हमारा ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसका नुकसान क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन डिप्लेक्शन इज अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर बट द डिप्लेक्शन इज पार्टिकुलरली मार्केट ओवर द एंटार्क्टिका रीजन। तो जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर एंटार्क्टिका रीजन है, यहाँ पर इसका डिप्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड ओजोन होल। तो यहाँ पे ओजोन का, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओजोन होल। तो यहाँ पे ओजोन होल का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई होल बन गया है, बल्कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो वहाँ पे थिन हो गया है, इसी को हम ओजोन लेयर होल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अब यहाँ पे लिखा गया है द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेक्शन आर म्यूटेशन हो जाता है, एजिंग ऑफ स्किन, यानी कि जो भी ह्यूमन्स हैं वो आजकल जल्दी बूढ़े होने लग रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कैटारेक्ट, ETC। तो इस समय मोतियाबिंद के भी केस बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेक्शन आर म्यूटेशन, क्योंकि जो हमारा DNA है उसके अंदर म्यूटेशन हो जा रहा है, यानी कि जो भी हमारा DNA है उसके अंदर बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जा रहे हैं। एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कैटारेक्ट, ETC। तो यहाँ से हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट लिखा गया है, आप इसको बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंक्रीज आई कैटारेक्ट, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। तो जो पहले के लोग होते थे उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता था, लेकिन जो इस समय के लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है। इंक्रीज स्किन कैंसर, तो इस समय स्किन कैंसर के केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंक्रीज आई बर्निंग, डिक्रीज इन क्रॉप इल्ड। तो इसमें क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जैसे आपका कॉर्न, राइस, सोयाबीन। तो इस समय जो भी हमारा क्रॉप हो रहा है उसका इल्ड यानी कि उत्पादन भी कम हो रहा है। तो ये सभी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लेक्शन, इंटरनेशनल ट्रीटी नॉन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाई साइन एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस। देखिए जो भी ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उत्सर्जन यानी कि एमिशन कम से कम हो, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, और इसको साइन किया गया था 1987 में और ये इफेक्टिव हुआ था 1989 से। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 से ये हमारा इफेक्टिव हुआ था। और यहाँ पे लिखा गया यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओवर 30 ईयर ऑफ हीलिंग आवर ओजोन टुगेदर।
तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है। पहला जो टॉपिक था उसके बारे में आपने देखा ही होगा, बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी, अर्बनाइजेशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। तो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसका नोट्स बना लेंगे और आप इस वीडियो को भी अगर 3-4 बार देख लेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।